स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है वारिस कौन। गंगादास जी बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। उनके 3 बेटे थे। अब उनका देहांत हो चुका था। घर के सब लोग शोक में थे। अभी उनके देहांत को 4 दिन ही हुए थे। 13 दिन का शोक चल रहा था जब एक दिन अचानक एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकला और शोक में बैठे लोगों के बीच में जाकर बोला, गंगादास के वारिस कौन कौन हैं? बैठक में 40 से 50 लोग बैठे थे। वे सभी अचानक इस तरह का प्रश्न करने वाले शख्स का मुंह ताकने लगे। वहां पर गंगादास के बेटे भी बैठे हुए थे। फिर गंगादास के तीनों बेटों ने हाथ ऊपर करते हुए कहा, हम उनके बेटे हैं। कहिए, आपको हमसे क्या काम था? वह व्यक्ति गंगादास के तीनों बेटों को गौर से देखता हुआ बोला, आज से 20 साल पहले तक गंगादास मेरे शहर में नौकरी किया करते थे। उस समय उन्होंने मेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे और वह रकम अब बढ़ बढ़ कर ब्याज सहित अब 40 लाख रुपए हो चुकी हैं। आज मैं अपने वे पैसे लेने आया हूं। उस आदमी ने इतना ही कहा था कि वहां पर सब लोगों की खुसर पुसर शुरू हो गई। गंगादास का बड़ा बेटा, जो एक सरकारी नौकरी में था, खड़े होते हुए बोला, आपके पास क्या सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे पैसे उधार लिए थे? वह आदमी मुस्कुराता हुआ बोला, मैं एक वकील हूं, इतना मूर्ख भी नहीं हूं कि बिना सबूत के चला आऊंगा। मेरे पास 30 रुपए का बॉन्ड है जिस पर तुम्हारे पिता ने अपने हाथों से पूरा विवरण लिख रखा है और साइन भी कर रखे हैं। बड़ा बेटा बोला, मैं नहीं मानता इस बात को। मुझे तो आप फ्रॉड लगते हो। 20 सालों तक आप चुप कैसे बैठे रहे, तब आपको अपने पैसे याद नहीं आए? अचानक से पिताजी के निधन के तुरंत बाद आपका आ जाना, ये सब क्या है? आप यहां से चले जाइए। अगर मेरे पिता ने पैसे लिए भी होंगे तब भी वह करार उनके साथ ही खत्म हो गया। मैं ये पैसे देने से साफ साफ इनकार करता हूं। गंगादास के बड़े बेटे ने तो ये कहकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लिया। अब बारी आई गंगादास जी के दूसरे बेटे की। गंगादास का दूसरा बेटा, जो कि ठेकेदारी करता था, वह बिल्डिंग बनाने के काम लिया करता था। उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। वह भी खड़ा होकर बोला, वकील साहब, आप जिन पैरों से चलकर आए हैं उन्हीं पैरों से वापस चले जाइए। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो पिता के जीवित होते ही आते। अगर आपको अपने पैसे ही लेने हैं तो आप उनके पास ही चले जाइए। हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। हमारे पिताजी ने हमें कभी नहीं बताया कि उन पर कोई कर्जा है। उन दोनों की बात सुनकर वकील बोला, पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि पैसे वसूलने का करार आज के दिन का ही था। रही बात वापस जाने की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहां लड़ाई करने नहीं आया हूं। मैं यहां से चुपचाप चला जाऊंगा। अगर आप अपने पिता का कर्जा देने से इनकार करते हो तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मगर मेरे गंगादास जी के साथ दोस्ताना संबंध थे। मैं नहीं चाहता कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी इज्जत उछाली जाए। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ रियायत दे दूंगा। आप लोग 40 लाख रुपए की जगह मुझे 30 लाख रुपए दे सकते हैं, मगर तुम लोग कर्जा देने के लिए हां तो कहो। तीनों बेटे चुपचाप रहे। किसी ने भी कर्जा चुकाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वकील फिर बोला, यहां पर तुम्हारे समाज के लोग बैठे हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं। क्या तुम लोगों को अपने पिता की इज्जत प्यारी नहीं है? अचानक गंगादास का छोटा बेटा अनिल, जो कि गरीबी में वक्त गुजार रहा था, जितना कमाता था वो सारा खर्च हो जाता था, खड़ा होकर बोला, आप सबूत दिखाइए। मैं पिताजी का कर्जा चुकाने के लिए तैयार हूं। उसके इतना कहते ही उसकी पत्नी, जो अन्य औरतों के साथ दरवाजे पर खड़ी होकर पूरी बातें सुन और समझ रही थीं, जल्दी से बाहर आई। फिर अपने पति का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, ये आप क्या कर रहे हो जी? कहां से चुकाओगे 30 लाख रुपए? हमारे पास तो 30,000 रुपए भी नहीं है। आपके भाई पूरी तरह से संपन्न होकर भी चुपचाप बैठे हैं। फिर आप क्यों अपने ऊपर अपने पिताजी का कर्जा चुकाने का इतना बड़ा बोझ ले रहे हो? अनिल के पास बस एक जमीन ही थी। वह बस छोटा मोटा काम करके अपने घर का गुजारा कर लिया करता था। उसी में पति पत्नी किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अनिल के दोनों बड़े भाई अच्छे सुखी संपन्न थे और ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक भाई की सरकारी नौकरी और दूसरे भाई का भी अच्छा खासा कारोबार था। दोनों बेटे अपनी अपनी जिंदगी में मस्त थे। गंगादास जी ने बड़े दोनों बेटों को उनके पैरों पर खड़ा कर दिया था और छोटे भाई अनिल की जिम्मेदारी दोनों बड़े भाइयों को सौंपी थी, क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी थी।
लेकिन दोनों भाइयों ने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हो गए। ना ही अनिल को कोई कारोबार कराया और ना ही उसकी कभी मदद की। अनिल जो भी कमाता था अपनी सूझबूझ से कमाता था। न ही उसके भाइयों ने कभी उसकी मदद की और न ही उसने इस बात की शिकायत अपने दोनों भाइयों से की। ऊपर वाले ने उसे जिस हाल में रखा वह उसी हाल में मेहनत करके अपनी जिंदगी बिता रहा था। बस उसके पिताजी ने जमीन सबके नाम करके रखी थी, जिससे उसकी थोड़ी मदद हो जाती थी और बस वो जमीन का टुकड़ा ही उसका सहारा था। लेकिन अब वह भी उसके नसीब में नहीं बचा। आज वह भी जाने वाला था। अनिल ने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपनी जमीन बेच दूंगा, मगर पिताजी का नाम खराब नहीं होने दूंगा। पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, आपकी इसी आदत के कारण हम लोग गरीब हैं। भगवान के लिए ऐसा मत करिए। अगर जमीन बिक गई तो हम खाएंगे क्या? उसी के सहारे तो हमारे दिन कट रहे हैं। वह पत्नी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। आज पिताजी की इज्जत का सवाल है। क्या तुम चाहोगी कि जीवन भर पूरे गांव के सामने मैं सर झुकाकर चलूं? तुम हमेशा मुझे सच्चा मर्द कहती आई हो ना, फिर आज तुम्हें क्या हो गया? क्यों मुझे नामर्द बनाने पर तुली हो? अचानक पत्नी को होश आया, उसके तेवर बदल गए। गर्व के साथ बोली, माफ कर दो जी, आप जाओ, पहले परिवार की इज्जत बचाओ। रही बात पेट भरने की, उसके लिए मुझे आपकी बाजुओं पर भरोसा है। आप हमें भूखे नहीं सोने दोगे। पत्नी का साथ मिलते ही फिर अनिल डबल जोश में वापस बैठक में आ गया। लोग अब भी धीमी आवाज में खुसर पुसर कर रहे थे। वकील मुस्कुराते हुए बोला, अब भी पिता का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो या पत्नी ने पेच कस दिया तुम्हारा? अनिल मुस्कुराते हुए बोला, वो एक मर्द की पत्नी है, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। इसलिए वकील साहब, आप बेझिझक सबूत दिखाइए। मैं कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूं। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मैं आपको अपने हिस्से की जमीन दे दूंगा, मगर पिताजी पर कर्ज नहीं रहने दूंगा। वकील ने एक बार फिर अनिल के बड़े भाइयों की तरफ देखा, फिर कहा, क्या तुम लोग अपने भाई का साथ नहीं दोगे? दोनों भाई निर्लज्जों की तरह सर झुकाकर बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। वकील बोला, आज से 30 साल पहले मैंने और गंगादास जी ने मिलकर कुछ शेयर खरीदे थे। उस समय उनकी कीमत 50,000 रुपए थी। शेयर खरीदते वक्त ये तय हुआ था कि दोनों में से किसी एक की मृत्यु होते ही शेयर बेच दिए जाएंगे और जो रकम मृतक के हिस्से में आएगी वह उसकी योग्य संतान तक जीवित हिस्सेदार पहुंचाएगा। जीवित हिस्सेदार के पास उस समय के हालातों को देखते हुए ये पूरा अधिकार होगा कि वह रकम सभी बेटों में बराबर बांटे या किसी एक को दे दे, यह उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा। वकील आगे बोला, चूंकि मैं ही वह जीवित शख्स हूं, मेरे पास पूरा अधिकार है कि गंगादास का वो हिस्सा मैं किसी को भी दे सकता हूं। इसलिए मैंने कर्ज का नाटक किया। उन पर कोई कर्ज नहीं है, बल्कि शेयर बेचने के बाद और टैक्स कटने के बाद कुल 80 लाख रुपए उनके हिस्से में आते हैं, और वो 80 लाख रुपए मैं गंगादास जी के छोटे बेटे अनिल को देने की घोषणा करता हूं, क्योंकि अनिल ही उनका सच्चा हकदार है। जो बेटे पिता का आरण चुकाना अपना कर्तव्य नहीं समझते, उनका पिता की संपत्ति में भी कोई हक नहीं बनता। इतना सुनते ही सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और गंगादास के दोनों बड़े बेटों का मुंह उतर गया और सब लोगों के सामने अपना सा मुंह लेकर रह गए। उनकी पत्नियां कुछ देर पहले अपने देवर को मूर्ख समझ रही थीं, अब वे अपने पतियों को खा जाने वाली नजर से देख रही थीं। वकील के इशारा करते ही उनके आदमी 2 बड़े सूटकेस उठा लाए और उन्हें अनिल को थमा दिया। ये देखकर वहां विराजमान लोगों ने तालियां बजाकर अनिल का स्वागत किया। जब अनिल दोनों सूटकेस उठाकर अंदर कमरे में गया, तब उसकी पत्नी दौड़कर आई और बोली, आज समझ में आ गया जी। वह बोला, क्या? वह पति को भरी आंखों से निहारते हुए बोली, ये समझ में आ गया कि सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी और खुददारी के रास्ते में कांटे और दर्द बहुत मिलते हैं, मगर एक दिन ईश्वर सुनता जरूर है, और जब भी वह सुनता है तब छप्पर फाड़ कर देता है। इसीलिए हमेशा अपने परिवार और अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अगर गंगादास जी के दोनों बड़े बेटे भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते तो आज वो सारा पैसा उन तीनों में बंटता। गंगादास जी के छोटे बेटे अनिल ने अपने मरे हुए पिता का सबके सामने मान सम्मान रखा, उनकी इज्जत रखी। शायद भगवान ने उसी का फल अनिल और उसकी पत्नी को दिया। अब अनिल ने उस रकम से और खेत खरीद लिए
और मेहनत करके अपने घर के हालात दोनों बड़े भाइयों से ज्यादा बेहतर बना लिए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।